ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, और समझने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए भी कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू क्या कहलाता है? देखो, रेवेन्यू क्या है हमारे लिए? एक तरीके से इनकम है। अब इस इनकम के भी हमने तीन पार्ट्स कर दिए। क्या? टोटल रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, और एवरेज रेवेन्यू क्या होगा। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सम, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशन, और एवरेज मतलब नॉर्मल एवरेज हमें मिल जाए, जो कि किसका बेस होगा? टोटल रेवेन्यू का ही बेस बनेगा। तो टी आर की अगर बात करें तो टी आर क्या होगा हमारे पास? एम आर एन प्लस एम आर एन प्लस वन। एम आर क्या होगा? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। और एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? टी आर बाई क्यू। तो हमें इस तरीके से सीखना है, लेकिन एक प्रिंसिपल भी हमें इसमें फॉलो करने के लिए कह देता है कभी कभी। तो वो पूछता है कि एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू के कब बराबर होगा? तो यानी कि प्राइस के कब बराबर होगा? तो हमने क्या सीखा कि ए आर इज इक्वल टू टी आर बाई क्यू होता है। तो टी आर क्या होता है? टी आर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी को जब हम इसमें पुट करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी बाय क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? क्वांटिटी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। तो यानी कि एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर हो गया? प्राइस के। फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू बाय क्यू। और टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। और जब हम एवरेज रेवेन्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू बाई क्यू। तो यानी कि ए आर इज इक्वल टू पी। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो अब डायग्राम सीखते हैं, डायग्राम किस तरीके से बनेगा इसका। डायग्राम में आते हैं। तो डायग्राम में अभी मैंने बोला एक आपको एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्राइस। लेकिन ये एवरेज रेवेन्यू बना कैसे, उसको भी देख लेते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू हमें किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, या एवरेज रेवेन्यू किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, डिपेंड करता है। तो एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, वो देख लेते हैं। लेकिन हमें ये पता है टोटल रेवेन्यू किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगी। टोटल रेवेन्यू का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर आगे क्वांटिटी सोल्ड, और यहाँ गया टोटल रेवेन्यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्जिनल रेवेन्यू के बेस पे टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा, उसकी कंक्लूजन देनी है, ठीक है। तो एक डायग्राम है, उसके अंदर मैं दोनों डायग्राम को लेके चलता हूँ, छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये हमने दो डायग्राम बना लिए। तो टोटल रेवेन्यू जीरो से स्टार्ट होके इस तरीके से चलेगा। जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो इस केस में मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इस टाइप का डायग्राम आपका तैयार होगा। डायग्राम एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है, 11th क्लास वालों के पूछेगा तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप क्या कहलाता है? रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में? एम आर और ए आर। पहला आता है ए आर इंक्रीज, एम आर आल्सो इंक्रीज।
but AR greater than MR. Second, AR maximum, MR 0. AR false, MR also false, MR greater than AR. ठीक है, ये इसके कुछ रिलेशनशिप है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे कभी कभी एक पॉइंट पूछ लेता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिस पे भी बताओ कि क्या कंसेप्ट से रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR, TR and price elasticity of demand। तो तीनों में चारों में अगर हम रिलेशन देखते हैं तो MR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाई इलास्टिसिटी। क्लियर भाई? तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट 2। यूनिट 2 क्या है हमारे पास? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस। देखो, प्राइस जो डिसाइड किया जाएगा, हम सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो प्राइस डिपेंड करता है आपकी किस पे? डिमांड पे भी, और प्राइस डिपेंड करता है आपके सप्लाई पे भी। तो हम ये कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमें ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। एटलीस्ट इतना मिल जाए कि हमें लॉस ना हो। ठीक है, प्रॉफिट हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो एटलीस्ट लॉस ना हो। तो यानी कि वो पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है सिर्फ, यानी कि इस यूनिट में हमें जो सीखना है कि हमें अपने प्राइस डिटरमाइन करना है एक तरीके से। तो इफेक्ट ऑफ किससे होगा? डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो उसके बेसिस पे हम बनाते हैं। तो हमारे पास प्राइस गिवन है 1 2 3 4 5, देन डिमांड 60 35 20 15 10, and supply 5 35 45 55 65। तो ये हमें क्या दे रखा है? डिमांड एंड सप्लाई का एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है। इसके बेसिस पे अगर हम डायग्राम तैयार करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है, तो अगर हम डायग्राम तैयार करते हैं तो पॉइंट्स वगैरह आप लोगे प्रॉपर, जैसे ग्राफ में लेते हैं। ठीक है, तो एक ये बनेगा इस तरीके से, एक ये बनेगा इस तरीके से। ये कहेगा हमारा डिमांड, ये क्या कहलाएगी? हमारी सप्लाई। जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे के बेसिस पे डिमांड एंड सप्लाई के रिलेशन को चेक करना है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा या सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम एक एक करके टॉपिक को सीखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं एक सिंपल सा पूछूं तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सरप्लस। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाएगा? शॉर्टेज। ठीक है, तो हमें बस इस तरीके से याद रखना है कि अपने प्राइस और
क्वांटिटी, दोनों को ध्यान रखते हुए डिमांड एंड सप्लाई को चेंज करके देखते हैं। चलो एक एक करके। टॉपिक का नाम चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। तो पहला पॉइंट, इंक्रीज इन डिमांड। इसी का तो उल्टा क्या बन जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। फिर इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब एक एक करके इनको चेंज करके देखते हैं। तो पहले कहता है इंक्रीज इन सप्लाई और डिमांड। पहला टॉपिक आता है इंक्रीज इन डिमांड, तो हमने दोनों पहले एक साथ ले लेने। ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब वो कह रहा है डिमांड में चेंज करना है, तो डिमांड में हमने चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया यहाँ से यहाँ। तो ये वाला हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। क्लियर। इसी के साथ में दूसरा डायग्राम ले लेते हैं। ये हमारी सप्लाई, ये हमारी डिमांड, जहाँ इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट आ गया। अब वो क्या कह रहा है, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो डिमांड तो हमारी ये थी, चेंज हुई तो D1 हो गई। अब डिमांड कम करनी है, कम मतलब अंदर की साइड हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया ये वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट वर्ड शिफ्ट, ये हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है जी, ऐसे सप्लाई का देख लेते हैं। साथ में लेके चलते दोनों को। ये आ गई हमारी वही डिमांड एंड सप्लाई, ये भी आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज कर दी, तो ये हो गई राइट वर्ड शिफ्ट, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया। अब जब सप्लाई को हमने क्या करा, कम चेंज किया, तो किस साइड आ जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी वो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में। तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया। क्लियर है जी। तो ये कंडीशन फॉलो करनी होती है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में। ये क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट, ये हो गया लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो बस यही ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, करना क्या है, पॉइंट कौन सा बन रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ कहाँ का बना, क्या क्या नाम दिए आपने, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक जो टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है जी, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, साइमल्टेनियसली चेंज इन दोनों में, यानी कि चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, तो साइमल्टेनियस चेंज मतलब इसमें आपको क्या करना है, एक बार प्राइस कम करना है, डिमांड ज़्यादा करनी है, और एक में हमें डिमांड ज़्यादा करनी है, प्राइस कम करना है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ठीक है जी,
तो अब वो कहता है कि हमें क्या करना है, डिमांड जो है, सपोज हमने पहले क्या कर दी, ज़्यादा कर दी, लेकिन सप्लाई कम से चेंज करी, ठीक है, चेंज तो हुई लेकिन कम से हुई, तो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ कट किया, इस पॉइंट पे आके, यहाँ से लाइन खींच दो, क्लियर। अब यहाँ पे भी सेम सीन, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, सप्लाई ज़्यादा से बढ़ानी है, तो सप्लाई ज़्यादा से बढ़ा दो, लेकिन डिमांड कम से बढ़ेगी, इसको ज्वाइंट कर दो, ठीक है जी। तो इसमें भी नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ बन गया, ठीक है। और दोनों चीज़ एक साथ आ जाए तो मतलब दोनों चीज़ सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो तो ये न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई, तो लगभग क्या होता है कि जहाँ ये कट करती है वो वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर